इनका नाम है रामायणधर त्रिवेदी। बहुत सुंदर नाम है आपका। हाँ, यही पूंजी भी है मेरी, यही मैंने कमाया भी है जीवन में। मुझसे जो वरिष्ठ कवि वो कहा करते हैं कि जिस उम्र में तुमको लोग जान रहे हैं, इस उम्र में हम लोग कुछ कविताएं लिख लेते थे और बड़े कवियों के पास लेकर घूमते थे। मेरी ऐसी कोई इच्छा बचपन से तो नहीं रही। अगर वो होते तो मुझे लगता है कि मैं ये इंजीनियरिंग ना करके कहीं आकर के वृंदावन में कथा सीख रहा होता। कवि को कहा जाता है कि भाई कवि तभी बनता है जब वो प्यार में धोखा खाता है। जरूरी नहीं है कि जीवन में आपके प्रेम घटित हुआ हो तभी आप प्रेम गीत लिख सकते हैं। उनके साथ 1 मिनट की सेल्फी के लिए, फोटो के लिए लोग परेशान रहते हैं और मुझे उनका भी सामने पे बहुत जल्दी प्राप्त हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे वरेनियम टॉक्स के आज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और उनकी स्पेशलिटी उनके व्यक्तित्व से ज़्यादा उनके नाम में झलकती है, क्योंकि उनका नाम भी बहुत अद्भुत नाम है उनका। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत यंग एज के कवि हैं और काफ़ी इन्होंने नाम कमाया है देश दुनिया में। इनका नाम है रामायणधर त्रिवेदी। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार द्विवेदी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा है। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके नाम में ना बड़ी अद्भुतता है, बहुत सुंदर नाम है आपका। अच्छा, नाम भी ऐसा है कि बड़ा भारी व्यक्तित्व उसमें नज़र आता है कि रामायणधर त्रिवेदी। जी, दरअसल ये नाम मेरे बाबा जी ने रखा था। जी। और वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और मेरे जीवन में जो कुछ भी है मैं उसका श्रेय भी उन्हीं को देता हूँ। क्या बात। तो बचपन में ही मुझे रामायण पढ़ने का बड़ा शौक था, तो बहुत छोटा था तभी उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया था रामायण। कई बार लोगों को लगता है कि मैं कविता के क्षेत्र में आने के बाद ये नाम रखा हूँ, लेकिन ये मेरा बचपन से ही नाम था रामायण। क्या बात, मतलब शुरू से ही नाम वो है। हालांकि उसमें ऐसा लगता है कि शायद ये नाम रखा गया है या थोड़ा बड़ा भारी व्यक्तित्व उसमें नजर आता है, किंतु इस नाम में संस्कार भी नजर आते हैं जो आपके अंदर दिखते भी हैं, पता लगता है आपको देखकर। हाँ, यही पूंजी भी है मेरी, यही मैंने कमाया भी है जीवन में। और इसमें पूरी तरह से बाबा का योगदान रहा, माता पिता जी का योगदान रहा। ऐसे ही परिवार से आता हूँ कि संस्कार, अनुशासन ये सब बचपन से सिखाया गया। अच्छा, आप इतनी सी आयु में, अभी आपकी आयु मुझे लगता है कि जैसे और कवियों के बारे में बोला जाता तो अच्छी खासी उम्र में जाके, अच्छी खासी एज आयु में आके वो लोग थोड़ा परिपक्व हो पाते हैं। आप इतनी कम एज में इतनी परिपक्वता के साथ इस, पहली बात तो कवि बने, ये तो यही बड़ा विषय हो जाता, क्योंकि वो कहा जाता ना कि भाई बहुत सारा मंच साझे किए हो, बहुत कार्य किया हो, तब कहीं जाके कवि बनता है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बड़ी कम आयु में आपने ये मुकाम हासिल किया। ये बिल्कुल सच है कि आयु मेरी बहुत कम रही, खासकर कविता के क्षेत्र में। तो इस उम्र में व्यक्ति की पहचान बन पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग बताते हैं, मुझसे जो वरिष्ठ कवि वो कहा करते हैं कि जिस उम्र में तुमको लोग जान रहे हैं, इस उम्र में हम लोग कुछ कविताएं लिख लेते थे और बड़े कवियों के पास लेकर घूमते थे और अवसर तलाशते थे कि वो सुन लें, एक बार वो सुन लें। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि हम इसी उम्र में, देश के कोई ऐसे कवि नहीं है, नामचीन कवि, जिनके साथ मुझे मंच साझा करने का अवसर नहीं मिला। और लोग ना केवल नाम से जानते हैं बल्कि कविताओं से जानते हैं। उन्हें कोई ना कोई कविता की पंक्ति मेरी पता है कि ये गीत बहुत अच्छा है, ये मुक्तक बहुत अच्छा है। तो ईश्वर की कृपा ही रही है और पूरा श्रेय मैं ईश्वर को ही देता हूँ। क्या बात। अच्छा, कवि बनने के पीछे क्या महत्वाकांक्षा? शुरू से ही आपका मन था कि भाई मुझे कवि बनना है, मुझे कविताएं लिखनी है? मेरी ऐसी कोई इच्छा बचपन से तो नहीं रही। धार्मिक चीज़ों में मेरा मन लगता था, धार्मिक विषयों में रुचि थी। बाबा जी चूँकि बहुत धार्मिक थे, उनके साथ रहकर जिस उम्र में बच्चे काखा गाघा सीखते हैं, मैं उस उम्र में रामायण, सुख सागर, विश्राम सागर, शिव पुराण सब पढ़ के बैठ गया था। क्या बात है, क्या बात। तो कविताओं में भी वो चीज़ आपको मिलेगी। लोग कहते भी हैं कि मैं जो भी गीत लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, उनमें वो अध्यात्म का पुट देखने को भी मिलता है। तो बचपन में इन चीज़ों में रुचि थी, भजन वगैरह, चूँकि बाबा जी बहुत धार्मिक भी थे और पूजा पाठ करने का उनको बड़ा शौक था, भजन भी गाते थे। और मेरा बचपन पूरा उन्हीं के साथ गुजरा है। जिस उम्र में बच्चे को माँ का दूध चाहिए होता है, उस उम्र में मुझे माँ नहीं बाबा चाहिए थे। तो मैं उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं के साथ सोना। तो सुबह का ये शेड्यूल था, बिल्कुल समझिए आप कि 4 बजे, 4:30 बजे उठ जाते थे और उसके बाद वो भजन ही गाते थे।
तो मैं भी उनके साथ उठ के मैं उनका पाँव दबाता था और वही भजन दोहराता था। तो जो थोड़ी बहुत गायकी भी आई, मैंने कहीं सीखा नहीं, वही भजन दोहराते दोहराते बाबा के गुण आप में आ गए। हाँ, लोग भी कहते हैं, परिवार में भी लोग मानते हैं कि बाबा का गुण मेरे अंदर आ गया है। इसे ही परिवेश कहा जाता है ना कि भाई जैसे बड़े होंगे, जैसे बुजुर्ग रहेंगे तो बच्चों में उनका अनुसरण करने की वो आ जाती है। बिल्कुल आ ही जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पारिवारिक माहौल कैसा रहा? परिवार से पूरा हमेशा प्रेम प्यार मिला उस कार्य को लेकर कि आपकी परिवार में हमेशा प्रेम प्यार मोरल सपोर्ट रहा, मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा रहा। और असमय बाबा जी नहीं रहे, अगर वो होते तो मुझे लगता है कि मैं इंजीनियरिंग, मैंने पढ़ाई में पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग से किया, तो पढ़ने में हमेशा से मैं अव्वल रहा। लेकिन अगर वो होते तो मुझे लगता है कि मैं ये इंजीनियरिंग ना करके कहीं आकर के वृंदावन में कथा सीख रहा होता और वो कथावाचक ही बना देते। लेकिन उनकी इच्छा रही है तो भविष्य में सोच भी रहा हूँ कि कुछ ऐसा करूँगा। और कविता के क्षेत्र में भी जैसा वो चाहते थे उसी तरह की रुचि भी है और उसी तरह की परंपरा का निर्वहन भी कर रहा हूँ कि सुचितापूर्ण कविताओं के साथ मंचों पे भी वैसी ही प्रस्तुति रखता हूँ। वैसे कवियों के विषय में एक मजाक वाली बात मैं चाहता हूँ थोड़ा सा करना जी, कि कवि को कहा जाता है कि भाई कवि तभी बनता है जब वो प्यार में धोखा खाता है। तो ये क्या प्रेम प्रसंग वाला कोई चक्कर तो नहीं था? मेरा मानना है कि लोग कहते हैं कि हम वही रच पाते हैं जो हम जी चुके होते हैं, या फिर वो रचते हैं जो हमने रच दिया वो जीना भी पड़ता है। हाँ। एक पहलू ये भी है कि अगर आपने जिया है और वो रच रहे हैं, तो दूसरा पहलू ये भी होता है कि अगर आपने कुछ रचा है तो जीवन में वो घटित भी होने लगता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप प्रेम जिए हैं तो प्रेम के गीत रचने लगते हैं। कहते हैं आपने कहीं प्रेम किया तो आपने प्रेम के श्रृंगार के अच्छे गीत रचे, आपको कहीं धोखा मिला तो आप वियोग पक्ष का गीत लिखते हैं। कर पाएंगे। तो ऐसे ही और भी तरह की संवेदनाएं हैं। अगर आप किसी का दुख दर्द देखते हैं और आप वो कविता में ढाल देते हैं, तो प्रेम के मामले में भी ऐसा क्यों नहीं है कि आप किसी प्रेमी युगल को देखे हों, उनके प्रेम को आपने अपने अंदर इतना आत्मसात कर लिया हो, इतना जी लिया हो कि उनको देखकर आप वैसे गीत लिखने लग जाए। जरूरी नहीं, तो ये जरूरी नहीं है कि जीवन में आपके प्रेम घटित हुआ हो तभी आप प्रेम गीत लिख सकते हैं। जिस प्रकार आप गरीबी किसी की देख के आप मुफलिसी पे शेर कहने लग जाते हैं, उस पर शायरी करते हैं, तो उसी तरह आप प्रेम भी दूसरे का देखकर उस पर भी गीत। ये उसी प्रकार हुआ कि ठोकर खाकर ही नहीं सीखा जाता, दूसरे की ठोकर से भी ऐसे सीख सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड के विषय में थोड़ा बताएं कि आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी माता गृहिणी रही क्या? हाँ, माताजी गृहिणी रही, पिताजी खेती करते हैं। और बचपन में मैंने पढ़ाई भी गांव से ही करी है। अभी भी पिताजी खेती करते हैं? हाँ, अभी भी पिताजी खेती करते हैं और अच्छे से वो लोग खेती ही करते आए हैं। बाबा जी और भी कुछ किया करते थे, उनको ज़मीन जायदाद के बारे में बहुत जानकारी थी, जो लेखपाल और ये सारे काम होते हैं, तो ऐसे काम उन्होंने किए हैं। लेकिन जब मैंने होश संभाला तब वो छोड़ चुके थे, बताया जाता था ऐसे काम किए। लेकिन पिताजी खेती ही करते हैं। गांव में हम लोग रहते हैं, अभी भी अपने ही खेत से वो अन्न पैदा जो कुछ भी होता है वही हम लोग खाते हैं, दाल से लेके चावल, हर चीज़ वो घर का ही खाते हैं। और रहने वाले आप कहाँ के हैं? रहने वाले अयोध्या से बस थोड़ी दूर पे मेरा गाँव है, जिला वो बस्ती लग जाता है। लेकिन बस्ती ज़िला केवल कहने के लिए है, वो अयोध्या में भी शामिल होने वाला है। आपने नाम सुना होगा मखौड़ा। हाँ, मखौड़ा ही वो जगह है जहाँ राजा दशरथ ने यज्ञ किया पुत्रेष्टि। तो वो मेरे घर से बिल्कुल 5-7 किलोमीटर दूर है, तो वो बिल्कुल अयोध्या का ही क्षेत्र समझा जा रहा है। आगे ऐसी योजना भी बन रही है कि वो पूरी तरह से अयोध्या में शामिल हो जाएगा। तो मैं वहीं रहा, मैंने पढ़ाई भी वहीं से करी, हाई स्कूल वहाँ से किया। उसके बाद पढ़ने लिखने में ठीक था और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाइड हो गया पॉलिटेक्निक के लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया मुझे। अम्बेडकर नगर से मैंने फिर सिविल इंजीनियरिंग किया, वो भी बिल्कुल अयोध्या से सटा हुआ है, तो मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग करी। फिर उसके बाद आप? हाँ, फिर मैं तैयारी करने के लिए लखनऊ आया। कविता की शुरुआत तो वहीं से हुई थी, अम्बेडकर नगर से ही जो लिखने की शुरुआत हुई थी। मैं एक बार एक कवि सम्मेलन सुनने गया था, उसके पहले मुझे इन चीज़ों में रुचि नहीं थी। अच्छा। कथाएं तो मैं खूब सुनता था, मेरे मोबाइल में कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी की कथा, राजेश्वरानंद जी की कथा, ये सब मैं खूब सुनता था। राजेश्वरानंद जी को हमने बहुत सुना, बहुत सुंदर कविताएं। मुझे अभी भी लगता है कि राम जी पर अगर कथा करने वाले लोगों की एक श्रृंखला देखी जाए तो मैं उनको हमेशा प्रथम पाता हूँ। सरलता से बोलते हैं ना, बड़ा सरल स्वभाव से, बहुत वो जी करके बोलते हैं और इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसी व्यक्ति की वाणी से परिवर्तन दिखता है जो जीकर बोलता हो।
जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया है, बस वो पढ़कर केवल ज्ञान दे रहे हैं, उनसे कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। जो अपने जीवन में उतार चुके हों वो जब बोलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। क्या बात। तो राजेश्वरानंद जी कथावाचक रहकर वो सारा जीवन उन्होंने जिया जिसके विषय में सारे कथावाचक बताते हैं, तो इसलिए प्रभाव पड़ता है। तो मैं कवि सम्मेलन सुनने गया था और पहली बार सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ऐसी भी कोई विधा होती है, इतना आनंद आता है। हालांकि उस कवि सम्मेलन में मैं जिन कवियों से प्रभावित हुआ था वो सारे हास्य कवि थे। अच्छा। एक राजेंद्र पंडित जी लखनऊ में हास्य कवि हैं, हास्य व्यंग के बहुत बड़े रचनाकार हैं, तो उनकी कविताएं मुझे याद हो गई। एक मुकुल महान जी हैं हास्य के, उनकी कविताएं याद हो गई। जब मैं लौट के आया तो मुझे उनकी कविता एक बार सुन के ही याद हो गई थी। तो पहली बार आकर के मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ये कवि सम्मेलन क्या होता है। मैंने उन्हीं के नाम के साथ सर्च किया जिनको मैंने वहाँ सुना था। तो यूट्यूब वगैरह का अपना एक नियम कानून है, आप जो कुछ सर्च करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। फिर बाद में कविताएं आने लगी, मनबीर मधुर जी की, डॉक्टर हरिओम पंवार जी की। फिर इन सब की कविताएं मैं सुनने लगा और मुझे अच्छी लगने लगी। मुझे याद भी हो जाती हैं बहुत जल्दी कविताएं। अभी भी मंच के बड़े कवि, आपकी असल में वो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं। हाँ, तो इसीलिए तो आप बिल्कुल जो आपको अच्छा लगता है वो याद हो जाता है। तो याद होने लगी। फिर मैं अपने कॉलेज में कुछ पढ़े, 15 अगस्त 26 जनवरी, तो लोग कविताएं पढ़ते थे, मुझे भी कहा जाता था, तो मैं पढ़ना शुरू कर दिया। इन लोगों की कविताएं पढ़ता था तो लोग खूब तारीफ करते थे, तो मुझे और अच्छा लगता था। फिर मेरे एक सीनियर थे, वो भी लिखते थे, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट थे, विनोद कुमार त्रिपाठी सर, वो उन्होंने मुझे बहुत इसके लिए प्रोत्साहित किया कि बेटा तुम लिख भी सकते हो। अच्छा, मैं चूँकि शुरू में ही विष्णु सक्सेना जी, हरिओम पंवार जी, मनबीर मधुर जी, जब इन सबको पढ़ने लगा था, सुनने लगा था, तो जब कभी मन भी करे कि मुझे कविता लिखनी है तो इन्हीं की तरह लिखने की कोशिश करता था। तो पहली ही बार में ऐसी कविता रच पाना ये तो बिल्कुल दुरूह था। तो मैं बिल्कुल कॉपी कलम रख देता था, मुझे लगता था नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, रुचि बढ़ती रही, 1-1.5 साल तक सुनता रहा। फिर जब मैं गर्मी की छुट्टी में घर आया, या फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, पहला ईयर बीत चुका था, तो मेरा छोटा भाई बोला कि तुम रोज़ कहते हो कि लिखोगे लिखोगे, कुछ लिखते नहीं। और मैं सुनाता रहता था उन लोगों को कविताएं। मेरे आसपास भी कुछ ऐसे लोग दिखने लगे थे जो टूटी फूटी रचनाएं करते थे, तो मुझे एक परिवेश मिलने लगा था और ईश्वर वो माध्यम बना रहे थे कि मैं उसमें रम जाऊं। फिर मैंने पहली बार जो कविता घर पर लिखी थी वो अपने बाबा जी के लिए ही लिखी। क्या बात। और जब कविता की समझ आई मेरे मन में, मैं जान पाया छंद क्या होता है, यति गति क्या है, मीटर क्या है, ये सारी चीज़ें जब समझ पाया और उस कविता की समीक्षा कर रहा था, तो बहुत कम त्रुटि उसमें पाई गई जो मेरी पहली कविता रची थी। और उसके बाद तो फिर ऐसी कृपा ईश्वर की हुई कि हर दिन कुछ ना कुछ मैं लिखने लगा, और फिर तो बिल्कुल शौक सा हो गया, विषय बनता चला गया। हाँ, फिर तो कुछ भी, किसी की जयंती आए तो लिख रहा हूँ, कोई विषय दे दिया तो लिख रहा हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब मैंने पॉलिटेक्निक पूरा कर लिया, लखनऊ पहुँचा और वहाँ कुछ अपने समकालीन रचनाकारों से मिला जिनको मैं फेसबुक पे पढ़ता था और फॉलो करता था, उनके गीत मुझे पसंद आते थे, तो उन सबसे मिलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप गीत भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मैंने अपनी एक रचना सुनाई, तब तक मुझे मालूम नहीं था ये गीत है कि क्या है। तो पहली बार लखनऊ में ही मैंने गोष्ठी पढ़ी थी, और पहले दिन जब मैंने कविता पढ़ी थी, स्वरचित कविता पढ़ी थी लखनऊ में, तो 2 मंचों पे गया था। एक मंच पे मैं, अमन अक्षर भैया और स्वयं श्रीवास्तव भैया, सारे लोग थे, और एक दूसरा कार्यक्रम वहाँ पे सृजन करके एक गोष्ठी होती है हर महीने, उसमें डॉक्टर हरिओम पंवार जी मुख्य अतिथि थे। तो वहाँ से कुछ लोग उस गोष्ठी में जा रहे थे, बोले आप भी चलो। और एक लखनऊ में ही हैं चंद्रेश शेखर शुक्ला जी, जिनको मैं कह सकते हैं काव्य गुरु भी मैं उन्हीं को मानता हूँ, कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैंने सीखा उन्हीं से सीखा है। उन्हीं को मैं गीत दिखाता था, उनके गीत भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। तो उनका कहना था कि रामायण वहाँ चलो, वहाँ सुनाओ। तो मैं पहुंचा, पंवार जी मुख्य अतिथि थे। मैं देख के थोड़ा सा तो घबराया हुआ ही था कि इतने बड़े कवि सारे बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन मेरा नंबर आया, मुझे पढ़ने के लिए कहा गया, और मैंने गीत का जैसे ही पहला अंतरा सुनाया तो पंवार जी ने उठ के माला पहना दी। क्या बात। तो डॉक्टर हरिओम पंवार जी से आपको पहले ही दिन माला मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। तो लोगों ने फिर खूब तारीफ करी, चंद्रेश भैया की तारीफ करी कि आप तो हीरा लेके आए हैं। फिर कई लोग कहने लगे तुम गीतकार बहुत अच्छे हो, गीत बहुत बढ़िया है, गीत पे काम करो। फिर मैंने जो हमारे गीत के जो पहले अच्छे गीतकार रहे हैं, किशन सरोज जी, राजेंद्र राजन जी, भारत भूषण जी, इन सबको भी पढ़ना शुरू किया, और फिर मैंने गीत विधा को ही साधने का प्रयास किया। आपका पहला गीत कौन सा था? पहला गीत तो श्रृंगार का ही गीत था, कि तुमको देखा था मैंने कड़ी धूप में, छाँव मन में मेरे यूं समाती रही। ये गीत का मुखड़ा था जो मैंने पहला गीत वहाँ पे सुनाया था।
तो फिर वहाँ से कविता की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे मन लगने लगा, लिखने भी लगा, गोष्ठियों में जाने लगा। ईश्वर हर चीज़ का समय निर्धारित होता है, मुझे वहीं से जो है पहचान मिलनी थी। ये आपकी डेस्टिनी थी जो आपको फिर यहाँ पर लेकर आई और आप पहुँच गए आपके उचित स्थान पर, जो आपको प्रिय भी है और जो आपके बिल्कुल टेस्ट का भी है, जो आपको उसमें रुचि है। अच्छा, पिछले 10 वर्षों की यदि बात की जाए तो बहुत सारे यंग जो पोइट हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से आपका नाम भी बड़ा स्वर सुनाई देता है। आप अच्छे यंगेस्ट कवियों में से हैं जिनका नाम सुनाई देता है हर माध्यम से। हाँ, ये सबका प्रेम है और इसके लिए भी मैं ईश्वर का आभारी हूँ। और मेरा सौभाग्य कह लीजिए, परम सौभाग्य कह लीजिए कि मुझे बहुत कम उम्र में ये पहचान मिल गई कि लोगों का जब नाम नहीं जानते हैं, मेरी रचनाएं लोगों तक पहुँची और मुझे बड़ा प्रेम मिला। और कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में जब आप आते हैं ना, तो बहुत आपको कई तरह के लोग मिलते हैं। एक तो वो भी मिलते हैं कि अरे क्या आप अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग करी है आपने, नौकरी करनी चाहिए थी, कहाँ आके फंस गए, इस तरह का भी ज्ञान देने वाले मिले। तो दूसरी तरफ ये भी बताने वाले लोग मिले कि नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा और इसमें आप धन भी अर्जित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कविता केवल आप अपने सुकून के लिए लिखिए, इसमें आप कैरियर भी तलाश कर सकते हैं। इस तरह का वातावरण बना हुआ है कवि सम्मेलन जगत का। तो एक मेरे दोस्त हैं शिवेंद्र मिश्रा, उनकी पंक्ति है गीत की कि जितना भ्रम फैलाया सबने, दुनिया उतनी बुरी नहीं है। अच्छा। तो मैंने इसको बहुत आत्मसात किया है कि हर मौके पे ऐसे लोग मिलते रहे कि जब मैं कभी निराश हुआ कि मैं इसमें क्या करूँगा, चूँकि पढ़ने में भी बहुत अच्छा रहा, तो मुझे हमेशा एक ये टीस मन में रही कि पहले मैं नौकरी ले लेता, पहले पढ़ के कहीं सरकारी नौकरी मिल जाती। लेकिन ऐसे लोग मिलते रहे कि जो मुझे कदम कदम पे बताते रहे कि नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो, अभी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। वो नहीं मिलता और सारे यदि कटाक्ष वाले लोग मिल जाएं तो फिर मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि हर फील्ड में, हर जगह जहाँ भी गया, मुझे ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति मिला जो इस तरह का सहारा बना। अच्छे व्यक्तित्व आपके जीवन में बहुत आते हैं, हमेशा से आते हैं। वो ये भी हो सकता है उसमें आपके आचरण के अनुसार लोग मिले हों आपको, क्योंकि आप बड़े पॉजिटिव, आपके अंदर वाइब्स बड़ी अच्छी हैं, तो आप सबको उसी स्वभाव से देखते हो। हाँ, ये होता है, ऐसा मुझे भी बताया गया है कि ये पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं कि आप किसी से मिलते हैं तो वो नियति ही मिलवाती है। तो उसमें वाइब्स का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उनसे एक लंबा समय तक उनसे आपका संबंध बन के रह पाता है। वरना तो आते हैं लोग, चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। हम लोग भी आए दिन हर किसी से किसी ना किसी से मिलते हैं। अभी यदि हम कवियों में बात करें तो आज के समय में कुमार विश्वास जी एक बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल, वो तो हम सभी के लिए अंदर वह सब लोग, मैक्सिमम मुझे लगता है शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आज कुमार विश्वास जी को नहीं जानता। उनसे आप कितने प्रभावित हैं? उनसे तो मैं क्या बताऊं, वो अपने आप में एक संस्थान है। कविता के क्षेत्र में वो व्यक्ति संस्थान है, ज्ञान सागर है। हाँ, आप उनसे मतलब कुछ भी सीख सकते हैं। आप कवि सम्मेलन जगत में आने के बाद आप मंच की जो प्रस्तुति है उस विषय में भी उनसे बड़ा पारंगत कोई नहीं है। भाषा का जो कौशल है उनसे ज़्यादा पारंगत कोई इस समय मंच पे नहीं है। तो उनसे आप जितना सीखें उतना कम है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि उनके साथ 1 मिनट की सेल्फी के लिए, एक फ़ोटो के लिए लोग परेशान रहते हैं और मुझे उनका भी सामने पे बहुत जल्दी प्राप्त हो गया और बिल्कुल मुझे बच्चे की तरह स्नेह करते हैं। आपको उनके जो ट्रस्ट है, विश्वास ट्रस्ट, आई गेस जो उनका नाम है, शायद नहीं जी, विश्वास उनकी, हाँ विश्वास ट्रस्ट, तो उनकी तरफ से आपको कुछ सम्मान दिया गया है ना? हाँ, अभी पिछले साल की बात है। कवि सम्मेलन समिति कवियों का एक परिवार बना हुआ है, उसका एक वार्षिक अधिवेशन होता है साल भर में। उसमें सारे मंच के कवि इकट्ठा होते हैं, तो उसमें बहुत सारी कविता से जुड़ी चीज़ों पे, कवि सम्मेलन से जुड़ी समस्या समाधान, सब पे चर्चा होता है। क्या बात। तो ऐसा ही अधिवेशन, एक कवि हैं अमित शर्मा भैया, ओज के बहुत अच्छे कवि हैं जी, उनकी एक संस्था है ललित फाउंडेशन। अच्छा। तो उसी कवि सम्मेलन समिति की तर्ज पे एक अधिवेशन उन्होंने भी किया था जिम कॉर्बेट में, रामनगर। क्या बात, उत्तराखंड में। तो उसमें उन्होंने सम्मानित करने का निर्णय लिया कि किसी एक अच्छे गीतकार को हम अपने संस्था से सम्मानित करना चाहते हैं। जी। तो उस कार्यक्रम में विश्वास ट्रस्ट का भी सहयोग था। तो गीतकार के सम्मान के लिए जब वो आदरणीय कुमार विश्वास सर से मिले कि सर मुझे किसी एक व्यक्ति को सम्मानित करना है, आपसे मुझे कुछ आर्थिक रूप से मदद चाहिए ताकि मैं सम्मान ढंग से कर सकूं, तो उन्होंने आर्थिक रूप से भी मदद करी और उन्होंने नाम भी अपनी तरफ से सुझाया कि आपको गीतकार सम्मान देना है, तो मैं नाम दे रहा हूँ, वो बच्चा है रामायण। ईश्वर कृपा, क्या बात।
तो 51,000 का पुरस्कार था वो मेरे लिए। 51,000 का पुरस्कार कुमार विश्वास सर की तरफ से, उनके विश्वास ट्रस्ट से मिला। कुमार विश्वास जी से मतलब यदि सराहना मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात होती है। 51,000 से कहीं ज़्यादा है। तो यदि नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं देखता हूँ कि आप किसी भी कवि सम्मेलन की वीडियो देखिए, अगर वो मंच पर बैठे हैं, उनका संचालन है, तो अपने आप उस पर व्यूज आ जाते वो हैं। तो 4 चांद लग जाते हैं। मतलब थंबनेल में भी अगर कवि के साथ उनकी फोटो लगी हुई है तो उस पर अपने आप व्यूज आते हैं। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय रहा कि उनका मुझे सानिध्य भी मिलता है, उनसे मैं सीखता भी हूँ। कुछ कमियाँ होती हैं तो उसको भी वो सुधारते रहते हैं, बताते हैं। आपको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, अभी रिसेंटली मिले हैं पीछे। हाँ, सम्मान तो बहुत सारे मिलते रहते हैं। कब सम्मेलन के मंचों पे भी वैसे भी सम्मान का श्रृंखला कुछ ना कुछ जारी ही रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि सम्मान एक जिम्मेदारी का काम है। जब आप कहीं सम्मानित होते हैं तो आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं साथ में। अच्छा, सम्मान पाते समय केवल आप सम्मान लेके नहीं आते हैं, जिम्मेदारियां लेके आते हैं। अगर उन्होंने मुझे युवा गीतकार सम्मान दिया तो फिर उस दिन से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अब मुझे प्रूव भी करना हो जाता है। तो तमाम ऐसे सम्मान मिले, अच्छा तो सबको लगता है। और सम्मान पाकर मुझे जो अच्छा क्यों लगता है मैं आपको बताऊं। जब आप सम्मानित होते हैं तो जाहिर सी बात है, कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम होता है कि जिसमें सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, तो कोई भी संस्था करे, किसी ना किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को बुलाता है कि उसके हाथों आप सम्मानित किए जाएंगे। वो कोई प्रशासनिक हो सकता है, कोई राजनेता हो सकता है, कोई धर्मगुरु हो सकता है। तो जब उसके हाथ आप सम्मान पाते हैं तो आप केवल सम्मान लेके नहीं आते हैं, उस व्यक्ति का भी ऑरा लेकर के आते हैं, उनकी भी ऊर्जा लेकर के आते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात रही कि बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति के हाथ सम्मानित हुआ, तो उनकी ऊर्जा भी मेरे अंदर आई। उनसे सीखने का मैंने कुछ प्रयास किया कि उनके जैसा भी बनना चाहिए। उनमें जो अच्छाइयाँ मुझे दिखी कि मैं अपने जीवन में उतार लूँ तो और अच्छा जीवन हो सकता है, तो वो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। अभी इतनी कम आयु में आपने इतना अच्छा नाम कमाया, इतने सारे आपने अवार्ड्स लिए, इतने सारी जगह आप सम्मानित होते हैं, तो परिवार का और मित्रजनों का क्या वो रहता है आपको लेकर? देखिए, जब आप सफल होते हैं तो एक समय ऐसा भी होता है कि आपके पक्ष में जो लोग ना भी हों, आपके सफल हो जाने के बाद वो भी पक्ष में आ जाते हैं। मेरे परिवार में वैसे तो कभी किसी चीज़ के लिए विरोध नहीं किया कभी किसी ने, लेकिन कहीं ना कहीं से खबर आती थी मुझ तक कि पिताजी आपके बहुत परेशान रहते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या शुरू कर दिया है। अच्छा। माताजी को लगता था कि अब ये सब क्या करने लगे हैं, यहाँ वहाँ जाने लगे हैं, एक एक महीने घर नहीं लौटते हैं। अयोध्या में समय अपना व्यतीत करने लगा साधु संतों के बीच, तो माताजी को अलग पीड़ा शुरू हो गई, कहीं साधु न बन जाए, शादी करेगा नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा। तो ये सारी समस्याएं शुरू में रहीं जो परिवार की तरफ से मेरे सपोर्ट में नहीं रहीं। जी। लेकिन मित्रों में इसलिए उनको अच्छा लगता था कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरी अपनी एक अलग पहचान भी इन्हीं चीज़ों की वजह से रहती थी। कोई भी विषय हो, उस पर बोलना हो तो सबसे आगे मुझे कर दिया जाता था। मैं कहीं भी पढ़ाई किया तो केवल विद्यार्थी बन के रहा ही नहीं, वहाँ की जिम्मेदारियाँ सब उठा लेता था। तो जो हमारे मित्र लोग होते थे वो तो हमेशा से मेरे पक्ष में रहे कि उसका प्रभाव उन्हें पता चलता था, लेकिन परिवार के लोग इसके पक्ष में नहीं थे। अब ऐसा समय आ गया है कि उन्हें लगता है कि लड़का बिगड़ा नहीं है, कम से कम कहीं से शिकायतें नहीं आ रही हैं, 4 लोग मिलकर तारीफ ही करते हैं कि आप रामायण के पिताजी हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। आपकी कुछ क्रिएशंस जो आरएसएस की मैगजीन है, जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की मैगजीन है, जो राष्ट्रधर्म, उस पर भी आई हैं, उस विषय में थोड़ा बताइए, वो कैसे क्या रहा? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है किसी के भी उन्नति में। मैं फेसबुक पे जब लिखता हूँ, कुछ कोई गीत अपना डालता हूँ, तो हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे उस समय कोई गीत अपना डाल के रखा था और अगले दिन मुझे कहीं से फ़ोन आता है कि आपका एड्रेस चाहिए, आपका मोबाइल नंबर मैंने कहीं से पता किया है, आपकी कुछ रचनाएँ मुझे चाहिए। क्या बात? मैं राष्ट्रधर्म पत्रिका से बात कर रहा हूँ। वाह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि जो गीत मैंने डाला था वो प्रेम का गीत था, और प्रेम गीत पढ़ने के बाद मुझे राष्ट्रधर्म से फ़ोन आया था, तो वो इसीलिए शायद क्योंकि मेरे प्रेम गीतों में भी एक शुचिता होती है, एक गंभीरता होती है, और उन्होंने छापा। उसके अलावा भी बहुत जगह पे तमाम पत्रिकाओं में छपता रहा। एक गीत मैंने माँ यशोधरा के पक्ष में लिखा, तो वो सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कई जगहों पे छपा। कुछ पंक्ति यदि याद हो तो ज़रूर सुनाइए। जी, मैं ज़रूर सुनाऊँगा।
बुद्ध के पक्ष में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, सब पढ़ते हैं। मैंने एक गीत उनकी पत्नी यशोधरा के पक्ष में लिखा। क्या बात। और मैंने प्रश्न किया शुद्धोधन से, बुद्ध के पिता से। और मेरा यह प्रश्न आज के भी उन पिताओं से है जो अपने बेटे की किसी छोटी सी छोटी गलती पर ये निर्णय कर लेते हैं कि इनकी शादी करवाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई गैर जिम्मेदार लड़का है, आप उसकी शादी करवा रहे हैं तो आप एक और बड़ी जिम्मेदारी ला रहे हैं, आप एक लड़की का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। तो मैंने इस विषय पर एक नया एंगल प्रस्तुत किया था उस गीत में कि तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, राजमहल में उसका होना सत्य नहीं आभासी होगा, राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। क्या बात। यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया, वो विख्यात जगत में होगा मानवता का तारक बनकर, जगती का दुख दूर करेगा कुल पीड़ा का कारक बनकर। क्योंकि उन्होंने कुंडली दिखवाने के बाद पहले ही पता कर लिया था। वो विख्यात जगत में होगा मानवता का तारक बनकर, जगती का दुख दूर करेगा कुल पीड़ा का कारक बनकर, महल ना दोबारा लौटेगा तुमको इसका भान सदा था, उसके आने वाले कल का सच है तुमको ज्ञान सदा था, राजन बोलो मन में कैसा स्वार्थ समाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। और मैं बुद्ध को गलत नहीं कहता, लेकिन आप प्रश्न सुनिए कि दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, लेकिन ये अपराध बड़ा है मानो कर्तव्यों से भागे। क्या बात है। बुद्ध रहे हैं पूज्य सदा, बुद्ध रहे हैं पूज्य सदा, पर न्यायोचित आधार नहीं है, मुझको आंसू यशोधरा के किंचित भी स्वीकार नहीं है, निरपराध को दंड दिया तुमने क्या पाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। और जो बात मैं कह रहा था कि आज भी हमारे समाज में स्थिति है, कोई लड़का जरा भी गलत रास्ते पर जाना शुरू कर दे, घर वाले कहते हैं शादी करवा दो। तो मुझे लगता है शादियां हर बार समस्या का समाधान नहीं होती। तो मैंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ के लिखा कि निरपराध को दंड दिया तुमने क्या पाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया, बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, कैसा न्याय किसी बेटी को आंसू की नगरी पहुंचा दो। क्या बात। बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, कैसा न्याय किसी बेटी को आंसू की नगरी पहुंचा दो, अब भी हैं शुद्धोधन लाखों, लाखों यशोधराएं अब भी, पलते हैं सिद्धार्थ घरों में राहुल सहे व्यथाएं अब भी, राजन तुमने चलन बहुत ही गलत चलाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। क्या बात है। तो ये वो गीत है जो विदेश में बहुत ज़्यादा इससे पहचान मिली। वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं कि इसके लिए मुझे मैसेंजर पे उनके मैसेज आए, मेल आए कि बहुत अच्छी रचना है। अच्छा, आपने राज्यसभा में भी एक काव्य पाठ किया था अभी रिसेंटली। हाँ, राज्यसभा कैसे, क्या रहा एक्सपीरियंस उसका? असल में हिंदी दिवस का एक कवि सम्मेलन था। अच्छा, वो संदर्भ में गए दिल्ली में SBI के सहयोग से मैंने एक संस्थान में भूल रहा हूँ, वहाँ का एक कवि सम्मेलन था। वहाँ पे कुछ अधिकारी बैठे हुए थे, एक दो लोग राज्यसभा के जो सुनने आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे सुना, तो बाद में मिलके उन्होंने मेरा नंबर लिया और बोले कि आपको सुन के ऐसा लगा कि आपको राज्यसभा में सुनवाया जाना चाहिए। तो ये बात बीत गई, लेकिन 2-2.5 महीने बीतने के बाद मुझे उनका फ़ोन आया। तो दीपावली के अवसर पर उन्होंने एक कार्यक्रम, अधिकारियों का अपना एक प्रोग्राम था जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे, जितने भी राज्यसभा के अधिकारी हैं उस सभागार में, और मुझे बुलवाया गया था एकल काव्य पाठ के लिए। क्या बात। तो उन सभी अधिकारियों को मैंने एकल काव्य पाठ में अपने कुछ गीत सुनाए थे। बहुत महत्वपूर्ण लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, राज्यसभा से जुड़े सारे लोग, और उनको फिर मैंने वहाँ पे कविता सुनाई। अच्छा, आपने टीवी चैनल्स पे भी तो काव्य पाठ किया हुआ है ना? जी, टीवी चैनल्स पे वाले किसी चैनल, हाँ, दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता है नमस्ते यूपी करके, उसमें एकल काव्य पाठ हो चुका है। उसके अलावा बहुत सारे टीवी चैनल्स पे होली स्पेशल, दिवाली स्पेशल ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो जहाँ भी लगता है कि गीत सुना जाना चाहिए, साहित्य सुना जाना चाहिए, वहाँ लोग बुलाते हैं, वहाँ मैं जाता हूँ। जब पहली बार कहीं जैसे काव्य पाठ में किसी में गए, यदि आप कुछ सुनाने, तो बड़ा नर्वसनेस रही होगी शुरू में? हाँ, शुरू में रही और अभी भी होती है। उसका कारण क्या है कि कई बार आपके अनुकूल माहौल नहीं दिखता है। अच्छा, कब सम्मेलन की हम लोगों की अपनी यात्राएं हैं, आज हम पंजाब में हैं, कल पटना पहुंच गए, तो एक थकान भी रहती है और कई बार लगता है कि नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यहाँ का मौसम अलग है, कल जहाँ थे वहाँ अलग है।
तो वो सारी चीज़ें कई बार दिमाग पर हावी हो जाती हैं। लेकिन माँ की ऐसी कृपा होती है, आप कभी भी देखिए जब कोई अध्यापक से आप मिलिए, वो क्लास में ना हो, आप उस समय उससे बात करेंगे तो जो अध्यापकीय गुण होता है वो कम दिखाई देता है। लेकिन जब वो ब्लैक बोर्ड के सामने आ जाता है, उसके हाथ में चाक हो, डस्टर हो, जब तो अपने अपने आप वो यथाचित फ्लो में स्थान आ पर जाते होते हैं। हैं। तो जब माइक पे आते हैं तो वो सारी नर्वसनेस अपने आप समाप्त हो जाती है। फिर तो आप 1 घंटे पढ़वाओ, 1.5 घंटे पढ़वाओ, कोई समस्या नहीं। अच्छा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी आपने भोपाल में किया था ना? हाँ, वो साइंस फिल्म फेस्टिवल था। साइंस फिल्म और विज्ञान मंत्रालय के कई सारे ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें विज्ञानिका करके एक सीरीज उनकी निकलती है, उसमें वो कवि सम्मेलन करवाते हैं। तो विज्ञान पर कविताएं पढ़नी होती हैं। तो दिल्ली में भी मुझे बुलाया गया था और दिल्ली में पहली बार बुलाया गया था। अच्छा, आपके अब वो लॉबीज बढ़ रही हैं, मतलब आप प्रेम प्रसंग पे भी लिख सकते हैं, आप साइंस पे भी लिख सकते हैं। देखिए आप राज्यसभा में भी हाँ, कर- वही है ना कि ईश्वर ने अगर दृष्टि दी है, माँ सरस्वती की कृपा हुई विषय है, तो बढ़ा जहाँ दिए भी आपके। आपकी नज़र पड़ जाए वहीं भी आप तलाशने की कोशिश करते हैं। तो मैं फिर वहाँ बुलाया गया था, भोपाल में वो हुआ था प्रोग्राम, तो मैं बुलाया गया था। अच्छा, जैसे आप अयोध्या के पास से हैं, अब अयोध्या ही मानते हैं उसको, आसपास के क्षेत्र से हैं, तो राम जी से तो सदैव जुड़ाव रहा होगा आपका। मेरे तो नाम में भी आप देख रहे हैं रामायण, कि इसीलिए बोल रहा हूँ, उनके नाम इसीलिए से पूरा पूछा ही नहीं मैंने। होता है। और बचपन से ही ऐसा परिवेश मुझे मिला है कि रामायण, रामचरितमानस, ये सब तो घर में पिताजी से, दादाजी से वही गुण प्राप्त हुए और वही। और अयोध्या से बहुत जुड़ाव रहा है। आपको एक बात बताऊं, शायद आप इससे परिचित भी नहीं होंगे। हनुमानगढ़ी में कई सारी पट्टियां हैं, सगरिया पट्टी, महावीरी पट्टी, सबके एक महंत होते हैं। तो मेरा अयोध्या आना जाना जब शुरू हुआ तो इतना जुड़ाव हो गया, मैं वहाँ इतना समय व्यतीत करने लगा कि वहाँ के साधु संतों का मुझ पर बड़ा स्नेह है। बिल्कुल बच्चे की तरह सब मानते हैं। तो हनुमानगढ़ी के एक महंत हैं, महंत रामदास जी, सरपंच होते थे हनुमानगढ़ी के। उन्होंने फिर मुझे अपने यहाँ मूर्ति भी बना ली, उनकी भाषा में मूर्ति। जो हम लोग राशन कार्ड बनवाते हैं तो कहते इतने सदस्य हैं इस परिवार में, तो उन लोगों का एक राशन कार्ड मंदिर का होता है, तो उसमें मूर्ति होते हैं, मूर्ति बोलते हैं सदस्य को। क्या बात है, क्या तो बात मैं हनुमानगढ़ी का बिल्कुल ऑथेंटिक सदस्य क्या बात है। मेरे नाम पे वहाँ पे फल फूल, व्रत रहने का सब व्यवस्था, सब आश्रम परम सौभाग्य की बात। तो अयोध्या से जुड़ाव, राम जी से जुड़ाव हमेशा रहा। और ऐसी कृपा ईश्वर ने करी, राम जी ने करी कि अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो रामोत्सव मनाया गया पूरे देश भर में, खासकर अयोध्या में। तो उसमें भी मेरी भूमिका ईश्वर ने तय करी। मैं 72 दिन लगातार वहाँ रहा और एक मंच का मैं समन्वयक रहा। साहित्य वाले जितने भी कार्यक्रम हुए, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी, पुस्तक विमोचन, वो सारे कार्यक्रम में मेरी भूमिका। अति उत्तम, क्या बात। अच्छा, आपके विषय में कहा जाता है कि आप जब अपनी कविताएं लिखते हैं या गीत लिखते हैं तो आम आदमी की सोच को लेकर बड़ा अच्छा लिख पाते हैं। तो वो क्या चीज़ आती है अंदर से जो आपको इतना कॉमन चीज़ से जोड़ देती है? देखिए, सबके पास दृष्टि है, बस महसूस करने की शक्ति नहीं होती है। आप रोड से गुजर रहे होते हैं, कोई अगर सब्जी बेच रहा है या फल बेच रहा है ठेले पर, तो बहुत सारे लोगों को बस केवल फल दिखता है, बेचने वाला दिखता है। बहुत सारे लोग फल में भी किसी विशेष फल की ओर आकृष्ट हो जाता है उनका ध्यान। उनको लगता नहीं यहाँ का सेब बहुत अच्छा है, यहाँ का संतरा बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे ही कवियों के साथ है कि वो कुछ भी देखते हैं तो कुछ अलग भी देख लेते हैं जो सामान्य लोग नहीं देख पाते। इसलिए कहा गया जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कोई भी संवेदना हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ की जो समस्याएं होती हैं उस पर दृष्टि हम लोगों की जब जाती है तो उसको हम शब्द देने की कोशिश करते हैं। और कविता का ये काम हमेशा से रहा है कि कविता समाधान का काम करती रही है। तो समस्या अगर दिखे और उसका समाधान भी अगर कभी खोजे तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और मेरे विषय में लोग कहते भी हैं और ईश्वर की कृपा भी है कि जैसे नाम रामायण है, आप रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं या सुनते हैं तो सकारात्मक हो जाते हैं। तो मैं मंचों पर भी वैसी कविताएं ज़्यादा पढ़ता हूँ जो सकारात्मक होती हैं। मैं केवल समस्या की बात नहीं करता, समाधान भी देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे स्कूलों में मैं जाता हूँ जहाँ एकल कार्यक्रम होते हैं, वहाँ केवल मैं मोटिवेशनल गीत ही पढ़ता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मेरे गीत याद हैं, उनके मॉर्निंग असेंबली में मेरे गीत पढ़ाए जाते हैं, वो प्रार्थना में मेरे गीत पढ़ते हैं। अभी एक सूचना आई है मुझ तक, अगर ईश्वर ने चाहा तो उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल में मेरा गीत पढ़ाया जाएगा। अरे क्या बात, तो क्या बात। 2-3 ऐसे मोटिवेशनल गीत हैं। एक गीत है, मैं अभी आपको सुनाऊंगा अभी। उसमें मैंने एक प्रयोग किया था कि जो हिंदी साहित्य के प्रचलित मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं,
मैंने उनको एक गीत में बांधने का प्रयास किया, और गीत में जितनी पंक्तियां हैं उतने मुहावरे हैं। अच्छा, क्या बात। तो कई लोग इस गीत से प्रभावित हुए, बड़े लोगों का बड़ा स्नेह मिला है। पहली बार जब मैंने कुमार सर को कुछ सुनाया था तो ये गीत भी उसमें से था, जिसे सुनते ही बोले पड़ेगा आपको। तो इस गीत से क्या है कि बच्चे मुहावरे याद भी आसानी से कर पाएंगे, और बिल्कुल संदेश बड़ा स्पष्ट है उसमें, संदेश परक गीत है, मोटिवेशनल गीत है। तो आप कहें तो मैं पहले अरे मैं वही सुनने के लिए बैठे हूँ। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के तीन बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। आप अक्ल की रोटी खाएं, निश्चय सदा अटल हो, नीर क्षीर के बने विवेकी, रोम रोम निश्चल हो। कांटा बोना टांग खींचना, नीच कर्म ये सारे, अंधे की लाठी हो पाए तो फिर जन्म सफल हो। बहुत गलत है कोख लजाना, शुरू करें जी जान लड़ाना। बहुत गलत है कोख लजाना, शुरू करें जी जान लड़ाना। अब बालू पर भीत बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। गीत का अगला अंतरा सुनिए। आपने मुहावरे पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। अपनी करनी पार उतारे, सत्य कहा जाता है। कर्म करे जो जैसा वो वैसा ही फल पाता है। अधजल गगरी रहे छलकती ये हर कोई जाने, जो गरजे वो नहीं बरसता केवल दिखलाता है। क्या बात। मिट्टी के माधव बन बैठे, मिट्टी के माधव बन बैठे, खटिया तोड़े मूछे ऐठे। मिट्टी के माधव बन बैठे, खटिया तोड़े मूछे ऐठे। बिना गुड़ों के धाक जमाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंतिम पंक्तियां सुनिए। चोरी करके कोतवाल को उल्टा डांट लगाते, फिसल पड़े तो हर हर गंगे कहकर शीश झुकाते। बिना मरे ही स्वर्ग चाहते, किंतु नहीं यह संभव, जो सागर में गहरे उतरे वही मोती पाते। क्या बात। सदा कुएं तक प्यासा जाए, कुआं भला कब चल कर आए। सदा कुएं तक प्यासा जाए, कुआं भला कब चल कर आए। हस्तरेख के दोष बताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के तीन बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। बिल्कुल मुहावरों को लेकर और पूरा गीत, क्या बात है, क्या बात है। कठिन काम इसमें यही था कि मुहावरे तो आप बांध देते, सेट कर देते, लेकिन जो संदेश लेकर आप चले हैं उसका निर्वहन करना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और ये जो आपने मुहावरे इसमें लगा ना, लगभग सबने सुन ही रखे हैं। सबने सुने रखे, सबने सुन रखे हैं, बिल्कुल कॉमन सी वो है। और हर पंक्ति का आपस में जो तारतम्यता वो बनी हुई है, संदेश स्पष्ट नजर आ रहा है। तो ये कठिन काम था जो ईश्वर की कृपा से हो पाया। अच्छा, क्या आपको ये लगता है रामायण जी की कविताएं समाज को बदलने का काम भी करती हैं? बिल्कुल। ये हमेशा से कहा गया कि कविता साहित्य समाज का दर्पण है। देखिए, आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो क्या उद्देश्य लेकर के आते हैं। बहुत लोगों के लिए केवल आत्म सुख के लिए है कि वो अपने सुख के लिए लिखते हैं, सुख के लिए पढ़ते हैं, अपने जो मन की बात है वो कह लेते हैं लोगों से। कविता एक अच्छा माध्यम होता है। बिल्कुल। किसी किसी के साथ ये उद्देश्य जुड़ा होता है कि इससे धन भी अर्जित हो सकता है, इससे पहचान भी हो सकती है। लेकिन
आप कोई भी ध्येय लेकर चलें, लेकिन सबके साथ सबको कॉमन तरीके से ये मान के चलना चाहिए कि आप वही साहित्य रचें, वही साहित्य लिखें जिससे समाज में कुछ परिवर्तन दिखाई दे। और हमेशा से सत्ता भी कविता सुन के कभी लड़खड़ाती थी तो कभी संभल जाती थी। कविता हमेशा से जो है समाज को दिशा देने का काम करती आई है। अगर आप कोई संवेदना की पंक्तियां पढ़ लेते हैं तो आप 1-2 दिन तक बिल्कुल उसी में डूबे रहते हैं। आपने मुफलिसी की कविता पढ़ ली तो आपको लगता है कि आसपास अगर कोई गरीब दिख जाए तो उसकी जहाँ तक संभव है मदद कर सके। आप समर्पण की कोई कविता सुन लेते हैं, सच्चे प्रेम की कविता सुन लेते हैं। मेरा एक गीत है जिसमें मैंने प्रेम को परिभाषित किया है। वो गीत मैं कहीं कहीं पढ़ता हूँ तो कवि सम्मेलन के बाद लोग मिलने आते हैं। अच्छा, और वो कहते हैं कि मैंने परिवर्तन देखा, मुझे फ़ोन आया है कि अगर उनके आपसी संबंध किसी वजह से ख़राब थे तो वो अच्छे हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कविता की सार्थकता है। सफलता सार्थकता में बहुत अंतर है। आप हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं। जीवन में सफल होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि आपका जीवन सार्थक हो। और जीवन सार्थक तभी होता है कि जब आपके माध्यम से कभी किसी के लिए कुछ अच्छा काम हो जाए। सफलता तो केवल व्यक्तिगत होता है कि आप सफल हो गए, उससे धन, वैभव, यश जो कमाते हो अपने लिए होता है। लेकिन अगर आपने जीवन में सार्थकता कमाई है तो उससे दूसरों का भी कल्याण होता है। तो कविताएं हमेशा समाज को दिशा देने का काम करती रही हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं वही रच पाता हूँ, माता रानी वही रचवाती हैं जिससे लोग प्रेरणा पाते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा, ये चीज़ हमने सुनी है। अभी हम उतनी पुराने व्यक्ति नहीं हम लोग, कि आज़ादी के समय पे भी कविताओं ने बड़ा अपना माध्यम बनाया। हर समय है ना, किसी भी तरह का आंदोलन हुआ है तो कवियों का, कविताओं का बड़ा योगदान रहा। मैं आपको बताऊं, मैंने एक विसंगतियों पर गीत लिखा और आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मैं एक प्रोग्राम में था, मैंने वो गीत पढ़ा, उस गीत की भूमिका में थोड़ी सी बात मैंने बताई, फिर मैंने गीत सुनाया। गीत सुनने के बाद वहाँ बैठे कुछ लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल, उन्हें लगा कि मैं जिस भी फील्ड में हूँ मैं वहाँ बहुत दुखी हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। और उन्होंने मेरी संवेदना को बहुत ज़्यादा महसूस कर लिया। मुझसे आके बोले कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपका हर महीने का सम्मेलन अपने पैसे से कराता रहूँगा। उनको लगा कि मैं कवियों से परेशान हूँ। लेकिन होता क्या है ना, उन्होंने कुछ और लिया, उसका कुछ और समझ गए। क्योंकि वो खुद जो है अपने ऑफिस में इससे परेशान होंगे तो वो अपने आप से व्यक्ति जोड़ लेता है। वो किसी का शेर है कि हम कहते रहे लोग अपने चाहने वालों में खो गए। तो ऐसा होता है। मैंने गीत लिखा था विसंगतियों का गीत, मैं उसका एक अंतरा आपको सुनाता भी हूँ। मैं आपसे कह भी रहा था जब हम आए, आपसे मिले, हमने कहा बहुत कम लोग जीवन में होते हैं कि आप कुछ अच्छा करो तो आपका हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ऐसे लोगों को कभी भी आप नहीं भूलिए। मेरी पंक्तियाँ हैं और जितने भी वरेण्यम टॉक्स के दर्शक सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये अनुरोध करूंगा कि आपके जीवन में जो शुभचिंतक हैं उन्हें आप समर्पित करना कि हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं, खिलते हैं। हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, मुरझाते हैं, खिलते हैं। आशाओं के चिथड़े करते हैं, उनको फिर सिलते हैं। और सबके अंदर बसते हैं श्री राम भक्त हनुमान, मगर सागर पार करे वो जिसको जामवंत जी। क्या बात है सर, क्या बात, क्या जीवन में जामवंत की भूमिका में बहुत कम लोग होते हैं। आपके जीवन में एक भी जामवंत आ जाएं तो आप इतिहास में हनुमान जैसे अमर हो जाते हैं। क्षमता सबके अंदर होती है लेकिन वो जगाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है। वो व्यक्ति आपके आसपास ज्यादा होते हैं जो टांग खींचने वाले होते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, फर्जी काम है। तो मैंने इस विषय पर एक गीत लिखा था। और आप भी जिस भी फील्ड में हैं, आपसे पहले के जो लोग हैं जो सक्सेस होंगे इसमें, वो आपसे चिढ़ जाते होंगे। हमारे साथ भी ऐसी समस्या है। मुझे कहने में कोई डर भी नहीं है कि हम मंच पर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन कविताओं पर सामने जो जनता बैठी है वो बिल्कुल आंख बंद करके मंत्रमुग्ध होकर सुन रही होती है, उसी कविता पे मंच पे बैठे कुछ लोग होते हैं मोबाइल चलाने लगेंगे, उठ के जाने लगेंगे ताकि पब्लिक का ध्यान। अच्छा, ऐसी चीजें भी होती हैं। राजनीति होती है कभी? बिल्कुल हर जगह है, हमारे यहाँ भी। तो मैंने इस विषय पर एक गीत लिखा था और ये पीड़ा सबकी पीड़ा है, हर एक फील्ड की ये पीड़ा है। मैं आपको रचना सुनाता हूँ। किस तरह पेड़ फूले फले, किस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले। ये जड़ की जिम्मेदारी है, क्या बात है। ये जड़ की जिम्मेदारी है कि खाद, पानी, हवा जो कुछ दिया जाए वो पत्तों तक, तनों तक पहुंचाए। अगर जड़ ही ईर्ष्या करे, जलने लग जाएगा आपसे, तो पेड़ का विकास संभव नहीं है। किस तरह पेड़ फूले फले, जब जड़ें डालियों से जले,
गैर बर्ताव करने लगे जब कभी खेत ही मेड़ से, घाव आखिर भरे किस तरह रोज मरहम जिसे छेड़ दे। कामयाबी विजय हौसले, कामयाबी विजय हौसले, यदि हितैषी दिलों को खलें, किस तरह पेड़ फूलें फलें जब जड़ें डालियों से जलें। नीच कामांध संसार में जो पिता से डरे बेटियां, इससे बड़ा समाज के लिए दुखद स्थिति क्या होगी कि एक बाप से डर लगता है बेटी को, लोग इतने काम में अंधे हो चुके हैं। नीच कामांध संसार में जो पिता से डरे बेटियां, फिर फसल क्या करे जो कभी बीज खाने लगे बालियां। हार जाए न कैसे पथिक, हार जाए न कैसे पथिक, पंथ ही हर कदम जब चलें, किस तरह पेड़ फूलें फलें जब जड़ें डालियों से जलें। और इस गीत की जो अंतिम पंक्तियां मैंने रची, जो माता रानी रचवाई हैं, क्या बात है। कवि सम्मेलन में ऐसी स्थिति आ गई है कि चुटकुले पढ़ने वाले लोग, द्व्यर्थी संवाद करने वाले लोग पूरी तरह से हावी हैं। हमेशा से कहा गया साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन वो साहित्य मंचों से दूर होता जा रहा है। अगर आप कविता के साथ खड़े हैं तो आपको ये कह के नकारा भी जाता है कि अरे ये तो किताबी वाली बात हो गई, ये तो किताबों वाली बात है। हाँ, ये किताबों में चल सकती है, मंच का आइटम नहीं है, ऐसे कह दिया जाता है, मंच का कंटेंट नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरे लिए ईश्वर की कृपा है कि नकारा भी गया हूँ लेकिन स्वीकारा भी गया हूँ। तो मैंने वो पीड़ा भी जो मंचों की स्थिति है अंतिम पंक्तियों में, उस विसंगति को भी गाया है। वो पंक्तियाँ सुनाता हूँ। किस तरह पेड़ फूलें फलें जब जड़ें डालियों से जलें, जिस नदी की लहर थी सुधा वो गरल बन विशैली बने। क्या बात है। तुच्छ कविता अगर हर कहीं मंच की मुख्य शैली बने, पीढ़ियों को गलत राह पर, पीढ़ियों को गलत राह पर मार्गदर्शक लिए जो चले, किस तरह पेड़ फूलें फलें जब जड़ें डालियों से जलें। क्या बात है, अति सुंदर, बहुत। इसका विषय इतना बड़ा है ना कि मतलब गजब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। भाव बड़े अच्छे हैं इसके। और ये एक ऐसी, मुझे लगता है कि ऐसी कविता हर व्यक्ति इसको अपने आप से जोड़ता भी होगा। अपने आप से जो है कहीं ना कहीं आज का समाज भी ऐसा है, चल रहा है कि भाई बिल्कुल ऐसा जोड़ेगा व्यक्ति इसको। मैं अब भी कहता हूँ कि अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो आपको परेशान करते हैं, निराश करते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों से आपको ऊर्जा भी मिलनी चाहिए। जब आप परेशान होते हैं तो आप कोई नया रास्ता तलाशते हैं, आप और अधिक श्रम करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का भी जीवन में होना ज़रूरी है। राम का महत्व, प्रभु राम का अस्तित्व तब और ज़्यादा हो जाता है जब सामने रावण हो। रावण आया नहीं तो फिर राम जी तो पहले से राम जी हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब हो पाते हैं जब सामने कोई इतना दुष्ट हो तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी। अभी आपका पोएट्री को लेकर आप फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं मेरी। एक तो मैं इस फील्ड में आया और बिल्कुल रमने के बाद की ये बात है कि मैं देखने लगा कि ऐसे लोगों को, जो मैं अभी बात कह रहा था कि नकारा जाता है कि अरे ये क्या लिख रहे हो, तो वो बेचारे कुछ दिन तो अच्छे गीत लिखते हैं, फिर उन्हें लगता है नहीं, मंच पे आना है तो कुछ आसान सा, हल्का फुल्का सा लिखना चाहिए। तो या तो वो लिखना बंद कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, और या तो फिर वो कुछ ऐसा रचने लगते हैं, विषय बदल देते हैं। तो एक तो मेरी ये कोशिश है कि जैसे मुझे बड़े कवियों ने सहारा दिया, अच्छे लोग मिलते रहे और मुझे स्वीकारा गया, तो ये नए जितने भी अच्छे लिखने वाले हैं, इनके लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि इन्हें इसके लिए कभी परेशान ना होना पड़े, इनको तलाशना ना पड़े, इनको दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। अच्छी कविता है, आपके पास अच्छी प्रस्तुति है,
तो आपका स्वागत है। तो इनके लिए कुछ करना है। और जो जिनको मैं पढ़ के सीखा हूँ और आज वो बुजुर्ग हैं तो उनको कह दिया जाता नहीं वो मंचों तक आ नहीं सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं, वो पहुँच भी सकते हैं। या अच्छी रचनाएं हैं तो कह देते हैं कि नहीं मंच पे चलेंगे नहीं। ऐसे लोगों के लिए भी मुझे कुछ करने की हमेशा से चाह रही है और मैं कोशिश भी करता हूँ, मैं जहाँ तक हो पाता करता भी हूँ। तो इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। या जो लोग अभी नहीं हैं, उनकी रचनाएं हैं और बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, मैं खोज खोज के पढ़ता रहता हूं, उनको भी मैं वीडियो फॉर्म में लेके आऊँगा। क्योंकि जब आप गाकर प्रस्तुत करते हैं तो ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं रचनाएं। तो आपने किताब में पढ़ ली, उस भाव तक नहीं पहुंच पाए, तो उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत करके लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा। आगे ऐसी भी योजनाएं। बाकी अपने लिए तो ईश्वर जो माध्यम बनाते हैं। वैसे मेरा अगला प्रश्न यही था कि जो आपकी तरह पोएट्री करना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं, कविताएं लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको नकारा भले जाएगा लेकिन एक दिन स्वीकारा भी जाता है। और सारे जो सफल लोग हैं उनके साथ भी स्थिति अपने रही है। एक्सपीरियंस के साथ आप हाँ, तो इसलिए कभी भी नहीं घबराना है। आपका जो काम है वो आपको करते रहना है। आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है। मेरी कविता की पंक्ति है, मैं उन पंक्तियों के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ कि मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा, मरुथलों में जल तुम्हें मिल जाएगा। मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा, मरुथलों में जल तुम्हें मिल जाएगा। आज अपना तुम सजो लोगे अगर, एक बेहतर कल तुम्हें मिल जाएगा। क्या बात। तो आप अपने आज पे काम करिए, अपने आज को संवारिए, अपनी रचनाओं पर ध्यान दीजिए, पढ़ना सीखिए। लोगों ने पढ़ना कम कर दिया। वो उन्होंने 2 कविता लिख ली तो उनको लगता मंच चाहिए। ये भी एक समस्या आजकल नए लोगों में है, उतावलापन बहुत ज़्यादा रहता है। आप अधिक से अधिक पढ़िए, आप अधिक से अधिक सुनिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कभी मंच पे इतना सफल है तो क्यों सफल है। आप उसके पीछे का श्रम देखिए, उसका त्याग देखिए। शब्दकोश भी बड़ा चाहिए, बहुत सारी चीजें बहुत कुछ खाली कभी ऐसे नहीं कि यदि उसने अपने एक माध्यम बना के कविताओं को बात कह दी तो वो कंप्लीट। बिल्कुल ऐसे ही नहीं होता है। आपको कविता के संस्कार आना चाहिए, कवि सम्मेलन के संस्कार आना चाहिए, मर्यादा आनी चाहिए उन चीज़ों की। हम लोग मंच पे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के बीच में बैठता हूँ मैं, कवि सम्मेलन मुशायरा दोनों में बुलाया जाता हूँ। क्या बात। तो मुशायरे के लोग, उनका अपना संस्कार है, लेकिन कई बार होता है वो मंच पे जाते हैं बिल्कुल सज धज के जाएंगे, जूते वूते पहन के बैठते हैं। मैं मंच पे आज तक जूते पहन के कभी नहीं चढ़ा हूँ। मैं सीढ़ी पे ही जूते अपने उतार देता हूँ और मंच को चरण स्पर्श करके ही जाता हूँ। अगर हम कह रहे हैं कि ये कविता का मंच है, सरस्वती का मंच है, तो फिर हमारे अंदर वो भाव भी होना चाहिए। क्या बात। तो मैं कभी भी जूते पहन के नहीं जाता हूँ। जो कभी बड़े हैं उनको आप बड़ा मानिए। आपकी कविता कोई अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर अगले की रचना थोड़ी हल्की भी हो लेकिन वो आपसे पहले उसको उतना उचित देना। ये सारी चीज़ें नए लोगों को ज़रूर सीखनी चाहिए कि कविता का संस्कार सीखें, वो अपने बड़ों से सारी चीज़ें सीखें, प्रस्तुति सीखें। तो सबके लिए रास्ता खुला है और आपका भरोसा उन पर होना चाहिए। अगर उन्होंने, अब जैसे मेरे साथ है, जब मैं लखनऊ में तैयारी कर रहा था, पढ़ने में बहुत अच्छा रहा, मैं क्लास चल रही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहा हूँ, आरसीसी पढ़ रहा हूँ, सर्वे पढ़ रहा हूँ, और बिल्कुल मेरा ध्यान अचानक से हट जाता था और कागज़ कलम मेरा वहाँ से हट करके पीछे के पेज पे चला जाता था और वहाँ कुछ लिखने लग जाता था। अच्छा। तो लौट के आता था तो दुखी भी होता था कि आज की तो क्लास हमने ध्यान से नहीं करी, आज तो मिस कर दिया मैंने, क्या पढ़ाया गया। मैं कविता लिखने लगा। लेकिन फिर ये भी भरोसा रहता था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने आप से तो मेरा ध्यान कभी नहीं भंग हुआ। जिस उम्र में लोग भटकने लगते हैं उस समय तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कभी भटकाव हुआ हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ ईश्वर सोच के रखे होंगे। और वो आज मुझे फल उसका मिल रहा है कि उस समय अगर मैं भटका तो आज एक ऐसी दिशा मिल गई, सही रास्ते पर हूँ कि लोगों को भी दिशा देने का काम कर पा रहा हूँ कविताओं के माध्यम से और संस्कार के माध्यम से। तो सबको ये भरोसा होना चाहिए कि अगर आपको लिखने की सामर्थ्य माँ ने दी है, जो बहुत लोगों में नहीं होती। जीवन भर एक प्रोफेसर हिंदी के होते हैं, पढ़ाते हैं, उनका पढ़ के लोग कविता लिखना पढ़ना सीखते हैं, उन पे पीएचडी हो जाती है, लेकिन वो लिख नहीं पाते। तो माँ ने अगर ऐसी कृपा करी है, आपको कंठ दिया है, आपको लेखनी दी है कि आप कुछ रच पाते हैं, किसी की संवेदना को महसूस कर पाते हैं, तो ये विश्वास रखना चाहिए कि कुछ आगे भी उन्होंने सोच के रखा होगा। तो
उन पे पहला भरोसा होना चाहिए। अच्छा, आप इतने अच्छे कवि हैं, आप इतना ज्ञान रखते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख पाते हैं, आपकी पसंदीदा कविता कौन सी, चाहे किसी भी कवि की हो, चाहे वो खुद की आपकी हो, कुमार विश्वास जी की हो, किसी की भी, आपको क्या लगता है कि आपके दिल के नज़दीक जो सबसे कोई कविता यदि है या कुछ शब्द ऐसे हैं, देखिए, तो वो ज़रूर बताइए। कोई एक कविता तो नहीं है, लेकिन वो कविताएं मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं जिनमें संवेदना हो, जो मुफलिसी पर हो, क्या बात है। जो किसी की पीड़ा पर हो, जिस विषय पर लोग लिखना ना चाहते हों, जिन पीड़ाओं पे किसी का ध्यान ना जाए, ऐसे विषयों पर अगर कोई लिखता है, या प्रेम की भी बात करें तो प्रेम का कुछ ऐसा भी पक्ष होता है जिसको लोग, जहाँ अपनी गलती होती है वो कोई नहीं लिखना चाहता, छुपाना चाहता है, ऐसे किसी विषय पर कोई रचना हो। मैं पढ़ने के मामले में बहुत माहिर रहा हूँ। मेरे कब सम्मेलन जगत के कवियों के बीच आप कभी बैठेंगे तो मेरी एक पहचान इससे भी है कि वो मुझे कविता का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अच्छा, क्या आप बात। कोई भी शेर किसी का सुनाएंगे तो मुझसे आप रचनाकार का नाम पूछ लेंगे। अरे बड़े बड़े लोग भी कहेंगे यार एक शेर मैंने आज पढ़ा, ये किसका है, तो उन्हें ये पता होता है कि ये इनको पढ़ा पता होगा, इनको ये पता बता होगा। देंगे। तो मैं खूब पढ़ता रहता हूँ। और मैंने गीत के मामले में, चूंकि मैं जब गीत लिखना शुरू किया था तो समकालीन गीतकारों से प्रभावित था, लेकिन जब मैंने अध्ययन अपना बढ़ाया तो प्रेम के वियोग पक्ष के जितने भी गीत मैंने पढ़े हैं उसमें मैंने कृष्ण सरोज जी को प्रथम पर क्या पाया, बात। जो अब हमारे बीच नहीं है। उनकी कविताएं, उनके गीत जी भी जी हैं, जी। और उनके गीत ऐसे रहे हैं कि मैं कई बार उनकी किताब रात को भी जब सोता हूँ तो अपने सीने पे रख के सोता हूँ, और उनका शब्द सानिध्य मुझे मिलता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बाबा मेरे सर पे हाथ फेरते थे, तो वैसे कृष्ण सरोज जी के गीत मेरे सर पे हाथ फेरते हैं। मैं इतना उनके गीतों में डूब जाता हूँ। मैं उनके गीत का एक अंश आपको सुनाता हूँ। जी जी। प्रेम का वियोग पक्ष आप देखिए, किस विषय पर उन्होंने गीत लिखा। आदमी आजकल क्या करता है कि कुछ भी लिखता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मौलिक लिखें, मौलिक सोचें, क्योंकि कुछ तुकबंदी ना हो। हाँ, कुछ भी बचा नहीं है जो लिखा ना गया हो, कहा ना गया हो। आपके पास बची है तो केवल कहन, कुछ नया कहने की कोशिश करिए, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। तो आप एक विषय देखिए कि जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है और एक समय आता है कि उसका अलगाव हो जाता है, प्रेमी प्रेमिका बिछड़ जाते हैं, तो प्रेमिका के मन में एक डर बना रहता है कि कल को जहाँ उसकी शादी तय हो दूसरी जगह, ये प्रेमी किसी कारण से नापसंद की वजह से या जो भी वजह बने, मेरी कोई तस्वीर, मेरा कोई पत्र वहाँ भी ना दिखा दे, तो एक तो यहाँ भी रिश्ता समाप्त ही है, मैं वहाँ से भी चली जाऊँ। तो ये जो डर रहता है प्रेमिका के मन में, इस विषय पर कृष्ण सरोज जी का गीत है। वो अपनी प्रेमिका को निश्चिंत कर रहे हैं कि तुम जाओ आराम से और ये सब चिंता मत करना, मैं सारे पत्र सारे चित्र जो है गंगा जी में फेंक आया हूँ। अरे बाप रे, इस विषय पर वो गीत है, तो मैं वो गीत आपको सुनाता हूँ। कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित सब तुम्हारे पत्र सारे चित्र, तुम निश्चिंत रहना। कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित सब तुम्हारे पत्र सारे चित्र, तुम निश्चिंत रहना। धुंध डूबी घाटियों के इंद्रधनु तुम छू गए, नत भाल पर्वत हो गया मन, बूंद भर जल बन गया पूरा समंदर, पा तुम्हारा दुख तथागत हो गया मन। अश्रु जन्मा गीत कमलों से सुवासित, यह नदी होगी नहीं अपवित्र, तुम निश्चिंत रहना। कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित सब तुम्हारे पत्र सारे चित्र, तुम निश्चिंत रहना। दूसरा अंतरा सुनिए। दूर हूं तुमसे न अब बातें उठे, मैं स्वयं रंगीन दर्पण तोड़ आया। वो नगर, वो राजपथ, वे चौक गलियां, हाथ अंतिम बार सबसे जोड़ आया। क्या बात। थे हमारे प्यार से जो सुपरिचित थे, हमारे प्यार से जो सुपरिचित,
छोड़ आया वे पुराने मित्र, तुम निश्चिंत रहना, कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित, सब तुम्हारे पत्र सारे चित्र, तुम निश्चिंत रहना। क्या बात तो है, ये जो संवेदना होती है, ये जो भाव होता है, ये आपके जीवन में घटित हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन अगर आप महसूस करने लग जाएं तो आप जी लिख लेते सकते हैं। हाँ, तो आप लिख भी सकते तो हैं। मेरी सामर्थ्य मेरे लिए प्लस पॉइंट भी यही रहा है कि मैं दूसरों की पीड़ा बिल्कुल जी लेता हूँ। मैं किसी गरीब को देखता हूँ तो मैं उसकी गरीबी अपने अंदर देखने लग जाता हूँ। किसी को प्रेम में भी देखता हूँ तो वो प्रेम का भाव भी जीने लग जाता हूँ। तो जो गीत मैं लिख पाता हूँ, शायद उसके पीछे यही एक कारण है कि दूसरों को भी मैं जीने लग जाता हूँ, उनका कैरेक्टर जीने लग जाता हूँ। उनको देख के आप उनको अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। और जब कनेक्ट आप कर पाते हैं तो फिर उसको आप में क्षमता है, ईश्वर ने कृपा की कि आप उसको शब्दों में भी लिख सकते शब्द हैं दे पाते हैं और उसको बता पाते हैं, जता पाते हैं। अच्छा, हमने आपका इतना समय लिया और लास्ट में आप हमारे वरेनियम टॉक्स के जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो बड़ा इंतज़ार करते हैं शनिवार के लिए हमारा कि हम लोग नया पॉडकास्ट लेके आएंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा नाम रामायण है और आप रामायण रामचरितमानस पढ़ते होंगे। मुझे विश्वास है कि अगर आप वरेण्यम टॉक्स का शो देखते हैं तो रामायण रामचरितमानस भी पढ़ते होंगे। तो आप ऐसे ग्रंथ पढ़िए, ऐसी सकारात्मक किताबें पढ़िए, अपने आसपास का वातावरण भी सकारात्मक रखने की कोशिश करिए। ऐसे लोगों के साथ ही उठिए बैठिए जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ। और जीवन में अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो दुनिया की कोई बड़ी सी बड़ी लड़ाई हो, आप आसानी से जीत जाते हैं। सकारात्मकता का बड़ा महत्व होता है। तो मैं चलते चलते आपको भी आपके लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ जो पॉजिटिविटी का संदेश देती हैं। क्या बात। मैं एक गीत ही पढ़ देता हूँ जी, सुनिए। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। क्या बात। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। चूंकि मुझे मालूम है समय भी हो गया, तो मैं इस गीत का एक अंतरा पढ़कर प्लीज विदा प्लीज लेना प्लीज चाहूँगा। प्लीज। असफलताएं बतलाती हैं और अधिक अभ्यास करो। जब भी भरे निराशा मन में, तब दूना उल्लास भरो। लक्ष्य बड़ा ठानोगे जब भी, कर्म कठिन करने होंगे। छाले वाले पाम लवण की खानों में धरने होंगे। ज्यों नदिया पर्वत का सीना चीर निरंतर बहती है। ज्यों नदिया पर्वत का सीना चीर निरंतर बहती है। अवरोधों में मार्ग बनाकर वैसे ही तुम बह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। क्या बात है, क्या बात है। रमायण जी, आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया, प्रीशियस टाइम था हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा और बड़ी लगा। सकारात्मकता है आपके अंदर। नहीं, आपके अंदर वो मुझसे ज्यादा है और शायद इसीलिए मैं बहुत अच्छे से सुना भी पाता हूँ। सबके सामने कविताएं निकलती हैं। कई बार ऐसा होता है, यार कुछ सुना दो, मैंने सुना था, मन नहीं करता। मन नहीं करता है, मुझे लगता नहीं। क्या बात। मैं टालता भी रहता हूँ। लेकिन जब आसपास ऐसे लोग हों कि जिनकी रुचि हो और वो सकारात्मक पहलू के साथ बैठे हों, तो उनको सुनाने का सुख भी अपने आप में महसूस होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नहीं, आपने हमें बहुत बहुत अच्छी बातें बताई। बहुत अद्भुतता थी आपकी चीज़ों में, और विषय पे जो आप लिख पाते हैं और जो आपका गुण है वो बहुत बहुत सुंदर है। मतलब हम प्रसन्न हैं आपसे, इतना अच्छा समय हमें मिला और हमारे दर्शकों मुझे भी अच्छा लगा। जिन नियति की वजह से हम मिले हैं, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है और उन्हीं को सब कुछ समर्पित भी है। ये जीवन भी उन्हीं को समर्पित है। जीवन का एक ही उद्देश्य है और मैं अपने सभी आसपास के लोगों से भी कहता हूँ कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, तो आप जीवन में बस एक उद्देश्य रखिए कि उसे आप लौटाने की भी कोशिश करिए। आप उनसे जल ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं,
तो बदले में आप क्या दे पाते हैं? आप उनको ये सारी चीज़ें तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हर काम भगवान नहीं कर सकते हैं धरती पर आकर के। तो उनके जो काम हैं वो आपके माध्यम से होते रहें तो आपका जीवन भी सार्थक है और उद्देश्य भी जीवन का पूरा हो जाएगा। क्या बात। दीनहीन आपको दिखाई पड़े, आप उनकी मदद करें, पक्षियों को चारा दे दें, पानी दे दें, जीवों पर दया करें। क्या बात। आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको भी आत्मसंतुष्टि मिलती है और जीवन का उद्देश्य भी पूरा होता है। बिल्कुल। सेवा भाव सदैव रहना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ रामायणधर द्विवेदी जी। क्या बात है, इनके विषय में तो बस क्या बातें निकल के आती है, क्योंकि ये बहुत वर्णन कितने अच्छे से कर पाते हैं, अपनी बातों की अभिव्यक्ति कितने सुंदर शब्दों में कर पाते हैं और ये क्षमता सभी में नहीं होती। तो इनके लिए तो हमारे मन से बेस्ट विशेष निकलता है हमेशा के लिए। और आपके साथ जल्दी फिर रूबरू होते हैं किसी नई पर्सनैलिटी को लेकर। तब तक आप लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके साथ और अच्छी पर्सनैलिटीज़ को जोड़ सकें। तब तक के लिए जय श्री राम।